हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का बीएसटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2021 का जो टर्म वन का क्वेश्चन पेपर था वो डिस्कस हो रहा है इस टाइम। 4 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माय 5th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 5वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं हर लेक्चर में कहती हूँ, इस बार भी कहूंगी कि ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे, ये जो जर्नल इंस्ट्रक्शंस होते हैं एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग, ये जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए। भले ही पहले से पता है बट फिर भी समय निकाल के इसको आराम से तसल्ली से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। अच्छा, 15 क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। राइट, चलिए पहला क्वेश्चन, पहला नहीं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या है कि प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ये जो प्लानिंग है ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग। देन विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जिसमें थिंकिंग की जाती है रादर देन डूइंग। तो ये प्लानिंग के किस फीचर को हाईलाइट करता है, दिस इज द क्वेश्चन। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अगला है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, आपको बताना है कि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जिसमें थिंकिंग की जाती है, सोचा जाता है, ठीक है, रादर देन डूइंग। तो ये किस फीचर में कहा गया है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। और एक बात कि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसमें तो पढ़ के एकदम डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि इसमें आंसर क्या होगा। अच्छा, एक बात और बताऊंगी कि क्लास 12 का बीएसटी का कंप्लीट सिलेबस मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो अगर इसका थ्योरी पार्ट आपको देखना है तो आप वो रेफर कर सकते हैं। ठीक, तो मैं आपको बता चुकी हूँ देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, कौन कौन से बताइए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, 5 फंक्शन है जिसमें प्लानिंग इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्लानिंग के बारे में ये सबसे अच्छी बात है कि प्लानिंग को कहा जाता है कि अ गुड प्लानिंग इज हाफ वर्क डन। फिर से बोल रही हूँ, अ गुड प्लानिंग इज हाफ वर्क डन। यानी अगर आपने अच्छी प्लानिंग कर ली ना तो आधा काम तो वहीं पे खत्म हो गया। ठीक, तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में देख के बताइए कौन सा है जिसमें कहा जा रहा है कि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। तो देखिए ऑप्शन डी। ठीक है, ये तो पढ़ के ही पता चल रहा है। यहाँ पे लिखा है कि प्लानिंग क्या है, दिस इज अ मेंटल एक्सरसाइज। और सही में प्लानिंग क्या है, इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज इन मैनेजमेंट। ठीक है, क्यों मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि प्लानिंग में व्हाट वी डू, प्लानिंग में वी डू थिंकिंग। प्लानिंग में हम सोचते हैं, ठीक है, बिफोर डूइंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम वहाँ करते नहीं है, लेकिन डूइंग एग्जीक्यूशन पार्ट भी होता है, बट बिफोर एग्जीक्यूशन पार्ट वी डू थिंकिंग। हम थिंकिंग करते हैं और इसी को कहते हैं प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है विच इज रिलेटेड टू थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी करने से पहले सोचना उसके रिगार्डिंग। ठीक है, प्लानिंग में क्या होता है, देयर इज अ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल इज रिक्वायर्ड। प्लानिंग के लिए एक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल रिक्वायर्ड है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी रिक्वायर्ड है, ताकि आगे फ्यूचर में जो होने वाला है उसके लिए पहले से तैयारी की जा सके, उसको पहले से प्रेडिक्ट किया जा सके और उसके रिगार्डिंग क्या लिया जा सके, डिसीजन लिए जा सके। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज, इट्स एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी करने से पहले सोचना, दिस इज प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिप्लाई करना चाहती हूँ। काफी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले भी और क्लास 12 के बोर्ड वाले भी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो मैं एक बात कहती हूँ कि ये जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन आखिरी एक महीने एग्जाम जब होने वाला हो उसके आखिरी एक महीने, आखिरी 2 महीने में ये जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर है ना वो जरूर लगाना चाहिए। एक तो सैंपल पेपर लगाना चाहिए और एक लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना वो जरूर लगाना चाहिए। क्लास 12 के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है इससे, क्योंकि जैसे क्लास 10th में आपने एक बार बोर्ड दिया, फिर 12th में आप दूसरी बार बोर्ड देने जा रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो इसलिए लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने से हमें मतलब अच्छे से आइडिया लग जाता है
ठीक है, कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या है पेपर का, किस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है अगर लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए जाए तो जितने भी बच्चे मुझसे पूछते हैं ना कैसे तैयारी करें, तो मैं एक सजेशन दूंगी कि लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर तो करना ही है। ठीक है, अपना टारगेट बनाइए कि हर दिन कितने क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर करना ही है, और उसके लिए मुझे ये बुक मैं रेफर करना चाहूंगी। ये बुक काफी अच्छी है। इवन मैं अपनी ऑफलाइन जो मेरी क्लास चलती है क्लास 12 के स्टूडेंट को, मैं यही बुक से सैंपल मतलब क्वेश्चन पेपर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ। इसमें लास्ट 10 साल के यानी 2013 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पेपर है इसमें। तो आप इसको जरूर रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। और कॉमर्स स्ट्रीम के जितने भी 6 सब्जेक्ट्स हैं, उन 6 सब्जेक्ट के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये बुक देख सकते हैं, काफी सिंपल लैंग्वेज में है, लेटेस्ट पैटर्न जो है उसके हिसाब से है। तो ये बुक जरूर लगाइएगा। ठीक है, और इसका अगर ये परचेज करनी है तो आपको नियर बाई शॉप पे भी मिल जाएगा। नहीं तो इसका जो बाइंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, नहीं तो ओसवाल की वेबसाइट से जाके आप ले सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बुक है, तो जरूर लगाइएगा। ठीक है, और इसके साथ ही दे ऑल्सो हैव अ वेब पोर्टल, इनका वेब पोर्टल भी है oswal.io के नाम से। आप इस वेब पोर्टल पे भी एक बार जरूर विजिट करिएगा। इस पोर्टल पर आप टेस्ट दे सकते हैं। यू कैन अटेम्प्ट सैम्पल पेपर ऑनलाइन ऑन दिस असेसमेंट प्लेटफॉर्म oswal.io। और इस टेस्ट के बाद यू विल ऑल्सो गेट द रिजल्ट फ्रॉम एक्सपर्ट्स, आपको एक्सपर्ट से रिजल्ट भी मिलेगा आपकी मेल आईडी पे, और आप इसमें जो अपना यूजर आईडी पासवर्ड मतलब यूजर आईडी बनाएंगे उस पे भी आपका रिजल्ट आएगा। तो ये भी काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे भी जरूर एक बार विजिट करिएगा, क्योंकि अब लास्ट के 1 महीने 2 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, फरवरी से एग्जाम शुरू है। ठीक है, 1 महीने से भी कम समय है। ठीक है, फरवरी से एग्जाम शुरू है, तो अब आपको सैम्पल पेपर और लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर इसी पे फोकस करना है। क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आपका सिलेबस कंप्लीट है, अब आपको केवल जो पढ़ लिया है उसको अब एक मतलब रिवीजन करना है। ठीक है, देखना है कि किस मतलब कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ कमी रह रही है, क्या और करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट कंसीडर एज द पार्ट ऑफ कस्टमर सपोर्ट सर्विस। इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जो कस्टमर सपोर्ट सर्विस का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसमें 4 एक्टिविटी आपको बताई गई है। पहली क्या है, आफ्टर सेल सर्विस। दूसरी क्या है, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन एंड एडजस्टमेंट। नेक्स्ट इज प्रोक्यूरिंग क्रेडिट सर्विस। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ कस्टमर एंड टेकिंग वेरियस मार्केटिंग डिसीजन। ठीक है, तो ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जो कस्टमर सपोर्ट सर्विस का पार्ट नहीं है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कस्टमर सपोर्ट सर्विस होती क्या है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस नाम क्या है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, यानी कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए, कस्टमर ने सामान खरीद लिया है, अब इसके बाद इसको सपोर्ट करने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो क्या हुई, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज बेसिकली क्या होता है, आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल्स सर्विसेज यानी सेल हो गई है इसके बाद जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका हैंडलिंग कंप्लेंट्स, ये जो अगर सामान बिक गया है इसके बाद अगर कस्टमर को किसी टाइप की कोई कंप्लेन आ रही है वो आता है इसमें। क्रेडिट सर्विस होता है, ठीक है, ये इसमें आता है। या मेंटेनेंस सर्विस जो होती है वो आपका इसमें आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस में। या कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, वो इसमें आता है। तो ये सब जो आता है ये सब जो है कस्टमर सपोर्ट सर्विस का पार्ट है। और कस्टमर सपोर्ट सर्विस का पर्पस क्या है, ये जो कस्टमर सपोर्ट सर्विस का जो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हेल्पलाइन नंबर बनाए जाते हैं, ठीक है, टोल फ्री नंबर्स बनाए जाते हैं, कंपनीज के होते हैं। तो ये इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि कस्टमर को क्या दिया जा सके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कस्टमर जो है प्रोडक्ट से मैक्सिमम सेटिस्फाई हो, ठीक है, वो अच्छा फील करे प्रोडक्ट को बाय करके। और अगर अच्छा फील करेगा तभी वो क्या करेगा, रिपीटेड परचेजिंग। कस्टमर आपकी दुकान पे दोबारा तभी आएगा जब वो पहले प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, तो एक तरीके से ब्रांड लॉयल्टी प्रोडक्ट की डेवलप होती है। तो ये होता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। तो मेरे ख्याल से अब आप आंसर कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्या है, आफ्टर सेल सर्विस, तो ये तो सही है। हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन एंड एडजस्टमेंट, ये भी सही है। क्रेडिट सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ये भी सही है। बट ये जो डी ऑप्शन है, ठीक है, कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना एंड मार्केटिंग के डिसीजन लेना, ये काम जो होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का होता है।
ठीक है, ये काम किसका होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, तो ये कस्टमर सपोर्ट सर्विस का काम नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिस प्रिंसिपल गिव राइज टू स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग द टीम मेंबर, which principle of management stated by Fayol is highlighted by this statement। ठीक, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल है विच गिव राइज टू द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें कहा गया है कि म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग द टीम मेंबर, जो टीम मेंबर है उनमें बिलोंगिंगनेस बहुत जरूरी है, इसमें किस प्रिंसिपल में ये बात कही गई है। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल्स हैं दीज आर गिवन बाय हेनरी फ्योल। ठीक है, हेनरी फ्योल को तो जान रहे होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने पढ़ाया है। तो हेनरी फ्योल को, चलिए आज का क्विज पूछ लेते हैं। आज का क्विज है, हेनरी फ्योल को क्या कहा जाता है। हेनरी फ्योल इज नोन एज द फादर ऑफ डैश मैनेजमेंट। आपको बताना है यहाँ पर डैश में आप क्या फिल करेंगे। हेनरी फ्योल इज कॉल्ड फादर ऑफ डैश मैनेजमेंट। तो आप, आज का एक क्विज है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल दिए थे, जिसमें एक बात बता रही हूँ, जैसे मैंने कई क्वेश्चन पेपर देखे हैं, इसमें ये जो प्रिंसिपल है ना, वैसे तो ये सारे ही प्रिंसिपल है, लेकिन स्पिरिट डी कॉप ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो एक बात कह रही हूँ, ये जरूर करके जाइएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने पूरे 14 प्रिंसिपल अपने चैनल पर डिस्कस किए हैं, लेकिन ये जो है ना, इस पे मतलब बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग द टीम मेंबर, इसकी बात कही गई है। तो इनिशिएटिव है, क्या वो इक्विटी है, क्या वो रिमनरेशन ऑफ एम्प्लॉय है, या क्या वो स्पिरिट डी कॉप है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि स्पिरिट डी कॉप मतलब क्या होता है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। स्पिरिट डी कॉप मतलब क्या होता है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी मिल के काम करना वो सबसे बड़ी शक्ति है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो वही है स्पिरिट डी कॉप। हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए थे उसमें से ये भी एक प्रिंसिपल है, स्पिरिट डी कॉप, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर में इस पे जरूर क्वेश्चन आते हैं। पूछने का तरीका अलग अलग होगा, बट इस पे आते ही क्वेश्चन है। तो स्पिरिट डी कॉप मतलब होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, एंड दिस इज वन ऑफ द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज डेवलप्ड बाय फ्योल। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल एम्फेसिस करता है टीम वर्क पे। इसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट मस्ट डेवलप अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉय। इसके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, उसको डेवलप करना चाहिए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस अपने एम्प्लॉय में, ताकि वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सके टुवर्ड द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसके तरफ एम्प्लॉय मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अगर वो क्या है, अगर वो मिल के काम करेंगे। ठीक है, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एम्प्लॉय में होना चाहिए, एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए। ठीक है, और तभी टीम स्पिरिट होगी, तभी वो कोऑर्डिनेशन में काम कर पाएंगे। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी एम्प्लॉय के बीच में, और इसी से इफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है स्पिरिट कॉप का, और इसी की बात यहाँ पे हो रही है कि ये जो प्रिंसिपल है, इट गिव राइज टू द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस एंड म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग द टीम मेंबर बढ़ता है, बढ़ता नहीं है, मतलब ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये हेनरी फ्योल ने कहा था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो डिस्कस किए हैं, वो पढ़ के तब तक रखिएगा। ठीक है, और लेक्चर यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। एक एक लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट लगता है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।